हाँ बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? चलो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, आज सेक्शन 47। सेक्शन 47 क्या है? ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। जिनको हम क्या नहीं मानते? ट्रांसफर नहीं मानते। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम क्या नहीं मानते? ट्रांसफर नहीं मानते। और इसी से रिलेटेड सेक्शन कौन सा आएगा? बी सेक्शन 242 है। तो मैं इसको लाइन से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं पहले फटाफट से बता रहा हूँ। पोस्ट 4 पर आओ। ये चीज़ें आज तक तो आई नहीं है एग्जाम में, लेकिन बाई चांस है। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय कंपनी टू इट्स सब्सिडरी कंपनी। तो कंपनी अपनी सब्सिडरी को देगी, तो मतलब कौन सी कंपनी की बात हो रही है? होल्डिंग टू सब्सिडरी। होल्डिंग को क्या बोलते हैं? पेरेंट। शर्त क्या है? होली ओन सब्सिडरी होनी चाहिए। पेरेंट्स होल्ड द होल ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडरी कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनीज एंड इंडियन कंपनी। और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय सब्सिडरी कंपनी टू होल्डिंग कंपनी। अगर होल्डिंग सब्सिडरी को दे या होल्डिंग सब्सिडरी होल्डिंग को दे, तो शर्त क्या है? ट्रांसफरी कंपनी क्या होनी चाहिए? इंडियन कंपनी। अगर होल्डिंग सब्सिडरी को दे तो किसका इंडियन होना जरूरी है? सब्सिडरी का। सब्सिडरी होल्डिंग को दे तो किसका इंडियन होना जरूरी है? होल्डिंग का। ठीक है। और तो कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? यहाँ एच मतलब होल्डिंग है। कितने रुपए की एसेट खरीदी? 100 की। और यहाँ किसको दे दी? सब्सिडरी। तो इसको क्या नहीं माना जाएगा? ट्रांसफर। तो होल्डिंग के लिए कोई कैपिटल गेन यहाँ पर नहीं आएगा। और सब्सिडरी ने आगे इसको कितना बेच दिया? मान लो 500 रुपये। तो सब्सिडरी का सेल प्राइस कितना आएगा? 500। कॉस्ट कितनी आएगी? सब्सिडरी का सेल प्राइस कितना आएगा? 500। कॉस्ट कितनी आएगी बच्चों? 100। कॉस्ट किसकी ली जाएगी? प्रीवियस ओनर। क्योंकि ये ट्रांजेक्शन भी किसमें कवर है? 49(1). ये ट्रांजेक्शन भी किसमें कवर्ड है? 49(1). सेक्शन 49(1) क्या कहता है? अगर होल्डिंग सब्सिडरी को दे या सब्सिडरी होल्डिंग को दे तो क्या होगा? कॉस्ट किसकी मानी जाएगी? प्रीवियस ओनर की। तो कॉस्ट प्रीवियस ओनर की लेनी है एज पर सेक्शन 49(1). और गेन जो आएगा वो कितने का आ जाएगा? 400। अब पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लेकर कहाँ तक का लिया जाएगा? इतना लिया जाएगा। ड्यूरिंग विच प्रीवियस ओनर हेल्ड द सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग को और होल्डिंग सब्सिडरी को दे तो कॉस्ट किसकी ली जाएगी? प्रीवियस ओनर की। अब बात करते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग किसका लिया जाएगा? टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ये क्यों चेक करना है? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग जब प्रीवियस ओनर ने लिया था वो भी लिया जाएगा। ये बात किसमें लिखी हुई है? 242(a) में। तो अगर क्वेश्चन आता है तो तुम बोलोगे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर का भी लेना है एज पर सेक्शन 242 है। और पोस्ट प्रीवियस ओनर की लेनी है एज पर सेक्शन 49(1). और होल्डिंग के लिए इस केस में, हमारे केस में होल्डिंग के लिए यहाँ पर ट्रांसफर नहीं है एज पर सेक्शन 47। ठीक है। इंडेक्सेशन कहाँ से करना है? फर्स्ट हेल्ड भले यहाँ हो, लेकिन आप मंजिला जैसा लगा कर प्रीवियस ओनर से भी करो। ठीक है। तो ये डिट्टो बस होल्डिंग सब्सिडरी में वैसा ही है जैसे क्या नॉर्मल गिफ्ट में करते हैं। ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर की लेनी है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? इस सेक्शन में। शैल बी डीम्ड टू द कॉस्ट फॉर व्हिच प्रीवियस ओनर होल्ड द एसेट। किसमें लिखा हुआ है? सेक्शन 49। इसमें होल्डिंग सब्सिडरी वाले केस कवर है। मैं अब इसमें से पढ़ाऊंगा नहीं, आप अपने आप पढ़ लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अगर अमेलगमेशन होता है तो कौन सी कंपनी, देखो हमेशा क्या याद रखना, कौन सी इंडियन चाहिए? जो बची ट्रांसफरी कंपनी है, जो आगे एसेट बेचेगी। तो अमेलगमेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर इन द स्कीम ऑफ अमेलगमेशन ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय अमेलगमेटिंग कंपनी टू अमेलगमेटेड कंपनी। अगर ए लिमिटेड किस में जा रही है? बी लिमिटेड में, तो किसका इंडियन होना जरूरी है? बी लिमिटेड का। बी लिमिटेड को हम क्या बोलते हैं? अमेलगमेटेड। और ए लिमिटेड को हम क्या बोलते हैं? अमेलगमेटेड। बाकी सारा का सारा यही होगा। बी लिमिटेड के लिए कॉस्ट किसकी ली जाएगी? जितने में ए लिमिटेड ने खरीदी थी एज पर सेक्शन 49। बी लिमिटेड के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लिया जाएगा? जितने पीरियड तक ए लिमिटेड ने भी होल्ड किया था एज पर 242(a). और ए लिमिटेड के लिए ट्रांसफर नहीं है, वो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 47। सिमिलरली अगर किसी कंपनी का डिमर्जर हो जाए, डिमर्जर का मतलब क्या है? एक कंपनी के क्या हो जाए? 2 टुकड़े। तो रिजल्टिंग कंपनी का क्या होना जरूरी है? इंडियन कंपनी। ए लिमिटेड थी, ए लिमिटेड का डिमर्जर हो गया। डिमर्जर होकर क्या हो गया? बी लिमिटेड बन गई। और ए लिमिटेड तो रही। ए लिमिटेड का एक टुकड़ा किस में चला गया? बी लिमिटेड में। ऐसा कंपनी कब करती है? जब एक अलग तरह का बिजनेस अलग बिजनेस कंपनी में रन करना होता है। मान लो कि मेरा क्या है? मोबाइल का भी बिजनेस है और सिम का भी बिजनेस है। ठीक है। तो मोबाइल का बिजनेस मैं दूसरे डिवीजन में डालना चाहता हूँ, तो क्या कर दिया था? डिमर्जर। तो मोबाइल बिजनेस की एसेट किसने खरीदी थी? ए लिमिटेड ने बिफोर डिमर्जर। ठीक है।
अपने एसेट उसकी कुछ एसेट किसके पास चली गई, बी लिमिटेड। बी लिमिटेड को क्या बोला जाता है, रिजल्टिंग कंपनी, और इसको क्या बोला जाता है, डिमर्ज्ड कंपनी। ए लिमिटेड को क्या बोला जाएगा, डिमर्ज्ड कंपनी। बी को क्या बोला जाएगा, तो रिजल्टिंग कंपनी के लिए कॉस्ट क्या ली जाएगी, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट, किस एज पर सेक्शन 49(1). पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लिया जाएगा, ए लिमिटेड ने जितने समय होल्ड की थी, ठीक है, वो सारी बातें एज इट इज लगेंगी। अब इन पर क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रांसफर बाय अ शेयर होल्डर पर इन द स्कीम ऑफ अमेलगमेशन ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग अ शेयर। कौन सी की बात हो रही है, शेयर की। हेल्ड बाय इन द अमेलगमेटिंग कंपनी। अमेलगमेटिंग कंपनी का मतलब कौन सा हो गया, जो कंपनी बंद हो रही है। ए लिमिटेड अगर किस में मर्ज हो रही है, बी लिमिटेड में, तो किसकी बात हो रही है, ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड के शेयर होल्डर के साथ क्या होगा, पहले इसको अंग्रेजी में बाद में पढ़ते हैं, पहले समझ। ये कौन है, ए लिमिटेड, ये कौन है, बी लिमिटेड। ए लिमिटेड किस में बंद होगी, बंद होगी, ए लिमिटेड किस में मिल गई, बी लिमिटेड में, अमेलगमेटेड हो। तो ए लिमिटेड गोट अमेलगमेटेड विथ बी लिमिटेड। तो ए लिमिटेड की लैंड किसकी हो गई, बी लिमिटेड की। ए लिमिटेड की बिल्डिंग भी किसकी होगी, आज से सारी एसेट्स इसकी होगी। अब इसके लिए कॉस्ट क्या मानी जाएगी, बी लिमिटेड के लिए इस लैंड की कॉस्ट क्या मानी जाएगी, जितने में इसने प्रीवियस ओनर ने खरीदी थी, मतलब ए लिमिटेड ने। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ। बताना क्या है, मैं किसका शेयर होल्डर था, ए लिमिटेड का। अब ए लिमिटेड तो क्या होगी, बंद ही होगी ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड तो क्या होगी, बंद होगी। तो ए लिमिटेड बंद होगी तो क्या होगा, मेरा शेयर का क्या होगा। मैं ए लिमिटेड का शेयर लेकर रात को सोया था, सुबह उठा तो क्या बोला कि ए लिमिटेड तो बंद होगी, तो मेरे शेयर की वैल्यू तो क्या होगी, खत्म। लेकिन मुझे बदले में किसका शेयर मिलेगा, तो मेरे लिए उस बी लिमिटेड के शेयर बेचूंगा तो क्या होगा, मेरे को बी लिमिटेड का शेयर किस में आया था, ऐसे ही आया था, और ए लिमिटेड का शेयर ये रहा। अब पहले तो ये बताओ, जब मेरा ए लिमिटेड का शेयर कैंसिल हुआ और बी लिमिटेड का शेयर बन गया, मेरा ए लिमिटेड का शेयर तो खत्म हो गया, ए लिमिटेड बंद हो गई, और बी का बन गया, तो इज इट एक्सचेंज और नॉट, यस। तो ए क्या बोलेगा, टैक्स दो। मान लो ये कितने का खरीदा था, 100 का, और जब बी लिमिटेड का मिला, इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 150। तो ए क्या बोलेगा, 150 रुपये पर क्या दो, टैक्स। तो इसको ट्रांसफर नहीं मानते बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 47। भले ही एक्सचेंज है, बट दिस विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर ड्यू टू सेक्शन 47। ओके, पक्का। तो ये बात उसमें लिखी हुई है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर बाय शेयर होल्डर। वहां तो क्या था, कंपनी जब लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर करे तब था ये अमेलगमेशन में। ए लिमिटेड बी लिमिटेड को लैंड देगी तो लैंड पर गेन नहीं आएगा, वो किस में लिखा हुआ था, 6th पॉइंट में। अब यहाँ क्या हो रहा है, शेयर होल्डर का क्या ट्रांसफर हो गया, शेयर पुरानी कंपनी का, और बदले में उसको क्या मिल गया, अलॉटमेंट टू हिम ऑफ द शेयर इन द अमेलगमेटेड कंपनी। ठीक है, इस लाइन को काट दो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप पहले से पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर, इसको उड़ा दो, डिवीजन में नहीं समझना। ठीक है, पक्का। द अमेलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, मतलब बी लिमिटेड क्या है, इंडियन कंपनी, पक्का। तो बी लिमिटेड का इंडियन कंपनी होना जरूरी है, और बदले में मुझे क्या आना चाहिए, शेयर। मुझे कैश आ गया तो अब ए लिमिटेड ने बंद होगी और बी लिमिटेड ने हमें क्या दे दिया, शेयर, या शेयर प्लस कैश, तब क्या होगा, कैपिटल गेन आएगा। आपको कभी भी क्या नहीं आना चाहिए, कैश नहीं आना चाहिए, सिर्फ क्या आना चाहिए, शेयर। अब आगे जब मैं बी लिमिटेड के शेयर को बेचूंगा, यहाँ मेरे पास ने ए लिमिटेड का शेयर खरीदा था कितने का, 100 का, यहाँ क्या हो गया, बी लिमिटेड के शेयर से एक्सचेंज हो गया, बदले में कोई कैश नहीं है। मान लो ऐसे होता है 20 रुपये की कैश और 150 का शेयर, तब कैपिटल गेन पूरे पर लगेगा 170 माइनस 100 पर। लेकिन मुझे बदले में सिर्फ क्या आ गया, बी लिमिटेड का शेयर, मुझे कैश आई ही नहीं। तो बी लिमिटेड के शेयर की फेयर वैल्यू यहाँ कितनी थी, 150। यहाँ कभी ना कभी तो बी लिमिटेड के शेयर को बेचूंगा मैं, मान लो कितने में बेचा, 180 में, तो 180 माइनस 100 कितने का टैक्स आएगा, 80 का। कॉस्ट किसकी ली जाएगी, प्रीवियस ओनर की। यहाँ प्रीवियस ओनर भी मैं ही हूँ, नालायक, यहाँ ऐसे नहीं लिखा हुआ प्रीवियस ओनर की। कॉस्ट क्या ली जाएगी, ए लिमिटेड के शेयर की। आपका आंसर सही है, 100 ली जाएगी, लेकिन ये थोड़ी है प्रीवियस ओनर की। अरे बोलो। और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी कहाँ से लिया जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। पीरियड ऑफ होल्डिंग जब भी मैं बोलूँ तो कौन से सेक्शन में लिखा होगा, 242 है। और कॉस्ट का बोलूँ तो हमेशा 49 लिख देना, 49(1) मत। सेक्शन 49 है ना, ये बात 49(1) में नहीं लिखी। अब शेयर्स इन अमेलगमेटेड कंपनी की कॉस्ट क्या ली जाएगी,
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू शेयर इन अमेलगमेटिंग कंपनी। अमेलगमेटिंग कंपनी मतलब ए लिमिटेड के शेयर की कॉस्ट, ये किस में लिखी है 49(2) में। तो कॉस्ट की बात करो तो या तो अगर ढंग से याद रखना है तो सबके याद ही रखना 49(1) 49(2), नहीं तो फिर कौन सा एटलीस्ट याद रखना 49(2) तो एटलीस्ट क्या रखना याद। ये 49(1) में नहीं लिखी हुई है वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट क्या बच्चे, एक बार इन दो को छोड़ रहा हूँ, आगे क्या है, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई बाय वे ऑफ रिडम्पशन बाय एन एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल। अब आपने कहा था, अब आप बोलोगे कि मैंने तो क्या सिखाया था, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड क्या नहीं है, कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, कैपिटल गेन टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ कौन सी गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, एसजीबी, सोवेरियन गोल्ड। सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड का मतलब क्या होता है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड में क्या होता है, आपको फिजिकल गोल्ड, ये वाला क्या, फिजिकल गोल्ड जमा कराना पड़ेगा और बदले में डिपॉजिट बॉन्ड से डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिलेगा। सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड का मतलब क्या है, आप शुरू से ही क्या खरीदते हो, बॉन्ड। मेरे को आज सोना खरीदना है, मैं सोना ना खरीद के क्या खरीदूंगा, गोल्ड बॉन्ड। जैसे जैसे गोल्ड का रेट चेंज होगा वैसे वैसे किसका चेंज होगा, बॉन्ड का रेट चेंज होगा। तो वो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स नहीं है, वो तो आपने शुरू में ही क्या खरीदा था, बॉन्ड। तो उस पर क्या लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप उसको रिडीम नहीं करवाते हो, क्या करवाते हो, रिडीम, बेचते नहीं हो, क्या करवाते हो, रिडीम, और कौन हो आप, इंडिविजुअल, तब हम उसको क्या नहीं मानेंगे, ट्रांसफर। हर बार ये गेन माफ नहीं होगा, कब होगा, जब इंडिविजुअल हो और क्या हो, रिडम्पशन लास्ट तक उसको क्या करें, होल्ड करें। और अगर जहाँ पर ये गेन माफ नहीं होगा, मतलब आप अपनी इच्छा से बेचोगे या आप इंडिविजुअल नहीं हो, तो वहाँ पर इन गोल्ड बॉन्ड्स का क्या होता है, इंडेक्सेशन। प्रीवियस क्लास मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड्स और डिबेंचर का क्या नहीं होता, इंडेक्सेशन। बट ये गोल्ड से वैल्यू डिराइव कर रहा है, तो गोल्ड महंगा होगा तो ये तो होगा। और बॉन्ड और डिबेंचर का इंडेक्सेशन क्यों नहीं करते, यहाँ 100 रुपये का खरीदा और आगे कितने का हो गया, 100 रुपये का खरीदा और लास्ट में कितने का हो गया वापस, 105 का, तो क्या होगा, बोलो। तो इतना तो ठीक है, लेकिन आपने कभी सुना है डिबेंचर 100 रुपये का 500 का हो गया, चाहे 10 साल होल्ड कर लो, नहीं। तो इंडेक्स करवाएंगे तो पक्का ही क्या होगा, लॉस, क्योंकि इंडेक्स करवाएंगे तो कॉस्ट तो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और सेल प्राइस डिबेंचर है कम। तो इसलिए गोल्ड बॉन्ड्स को क्या किया गया, मना। बट अब सुनो बच्चों, कॉस्ट क्या होगी, क्या बात चल रही थी, हाँ, डिबेंचर्स का क्या नहीं होता, इंडेक्स नहीं होता। हाँ बच्चों, डिबेंचर का इंडेक्स होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन डिबेंचर बॉन्ड्स का नहीं होगा, लेकिन सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड, इनके वैल्यू देखो। डिबेंचर का मना क्यों किया, क्योंकि ये कभी भी 100 का 500 होता नहीं, और ये इंडेक्स करेंगे तो कॉस्ट क्या हो जाती है, ज़्यादा, तो लॉस ही आएगा। इसलिए डिबेंचर और बॉन्ड्स का क्या नहीं होता था बच्चों, इंडेक्स। लेकिन इसका होता है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स का। तो पहले सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स, पहले तो ये दो बातें अलग अलग है, ठीक है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स और गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स। ये तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, और एसजीबी क्या है, कैपिटल एसेट है। अगर इंडिविजुअल रिडीम करवाए, बीच में ना बेचे, तो नो कैपिटल गेन, बिकॉज इसको क्या नहीं मानते, ट्रांसफर। अदर केसेस में क्या होगा, इसका इंडेक्सेशन होकर कैपिटल गेन निकलेगा। ये एसजीबी का क्या होता है, इंडेक्स भी होता है, ठीक। उसके बाद एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ये सब चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर आप क्या करोगे, अलग से बेचोगे तब तो कैपिटल गेन टैक्स आएगा। लेकिन अगर आप किसको बेचोगे, गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्ट गैलरी, नेशनल आर्काइव्स और एनी अदर पब्लिक म्यूजियम और इंस्टीट्यूशन एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। मेरे पास क्या है, गांधी जी की चप्पल है, वो मैंने बेची, तो कैपिटल गेन टैक्स आएगा, यस आएगा। क्यों, वो पर्सनल इफेक्ट है, नहीं, वो क्या है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। अब मैंने वो चप्पल किसको दे दी, इसको दे दी, ठीक है। मैंने क्या, नेल्सन मंडेला को गांधी जी की क्या बेच दी, चप्पल बेच दी, तो क्या होगा, तो मैंने नेल्सन मंडेला को बेच दी, तब तो क्या होगा, कैपिटल गेन टैक्स आएगा। लेकिन मैंने किसको बेची, नेशनल म्यूजियम को और इन सबको बेची, तब क्या होगा,
तो मैं किसी प्राइवेट आदमी को बेचूं जिसको एंटीक चीज़ें कलेक्ट करने का क्या है शौक, तो कैपिटल गेन टैक्स आएगा या नहीं? यस आएगा। लेकिन इनको बेचूं तो नहीं आएगा। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स और डिवेंचर्स, स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इन एनी फॉर्म ऑफ कंपनी इनटू शेयर्स और डिवेंचर, एक डिवेंचर दूसरे डिवेंचर में कन्वर्ट हो या एक डिवेंचर दूसरे शेयर में कन्वर्ट हो तो भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा। ठीक है। अगला भी साथ में ले लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस किस में कन्वर्ट हो? इक्विटी में। अब सुनो, मैंने क्या खरीदा था? डिवेंचर, और आगे कितने का हो गया वो पता नहीं, लेकिन कंपनी ने उसको कन्वर्ट करके कितने का शेयर दे दिया मुझे? 500। कन्वर्ट हुआ, एक का बदले में एक शेयर मिलने का क्या था? टर्म्स थी कि कन्वर्टिबल डिवेंचर खरीदे थे 100 का था, इधर कितने का हो गया? 500 का। तो मेरा एक्सचेंज हो गया, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा क्योंकि इसको हम क्या नहीं मानेंगे? ट्रांसफर। लेकिन जब इसको आगे मैं 700 में बेचूंगा तो क्या होगा? कॉस्ट कितनी माइनस होगी? 100। 500 क्यों होगी? कितनी माइनस होगी? 100। 100 होगी। ये कौन सा सेक्शन लिखेगा? 49 252। क्यों? कौन सा लिखेगा? 49। बताओ 242 क्या बोलेगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लिया जाएगा? प्रीवियस ओनर से। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लिया जाएगा? ऐसे ही प्रीवियस ओनर कौन है? इसमें मैं ही तो हूँ प्रीवियस ओनर। पीरियड ऑफ होल्डिंग में कौन सा पीरियड इंक्लूड होगा? जितने समय तक आपने पुराना प्रेफरेंस या डिवेंचर होल्ड किया। ये कौन सी बात बोलेगा? पीरियड ऑफ होल्डिंग का सेक्शन जब भी लिखो तो कौन सा लिखना? 242 है। और कॉस्ट किसकी लेनी है? पहले वाले की। किस में लिखा होगा? सेक्शन 49। एक्सक्यूज, where the capital asset being a share or debenture of a company became the property of the assessee in consideration of conversion referred to in section 47। 47 मतलब डिवेंचर कन्वर्ट होके मुझे क्या मिला? क्या हुआ? डिवेंचर कन्वर्ट होके मुझे क्या मिला? या तो डिवेंचर या क्या मिला? शेयर। बोलो, या तो शेयर या डिवेंचर। पुराने डिवेंचर को कन्वर्ट होके मिला तो क्या होगा? क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेसी शैल बी डीम्ड टू बी दैट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इन रिलेशन टू विच सच एसेट इज एक्वायर्ड। नहीं मिला क्या? 2A क्या देखना है? दैट पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। दैट पार्ट क्यों लिखा है? कई बार क्या होता है? पार्टली कन्वर्टिबल होता है। क्या होता है? पार्टली कन्वर्टिबल। ये एक डिवेंचर था जिसकी फेस वैल्यू कितने की थी? 100 रुपए की। मैंने इसको मार्केट से कितने में खरीदा था? 110 में। यहाँ ये कितने का हो गया? पता नहीं। मुझे जो नया शेयर मिला वो कितने का मिला? 500 का। तो यहाँ तो अभी तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसको मैंने आगे कितने में बेचा? 700 में। और जो मुझे नया शेयर मिला वो कितने परसेंट पार्ट के लिए मिला? 40%। डिवेंचर क्या थे? पार्टली कन्वर्टिबल। ये क्या थे? पार्ट। तो अभी मेरे पास बाद में क्या बच गया? एक तो डिवेंचर बच गया और एक क्या आ गया? शेयर। तो बताओ डिवेंचर कितने का था? 110 का। भले ही फेस वैल्यू कितने की थी? 100 की। मैंने कितने में खरीदा था? तो 110 का 60% तो किसकी कॉस्ट रह जाएगी? डिवेंचर की। और 110 का 40% किसकी कॉस्ट हो जाएगी? शेयर की। क्यों? क्योंकि मुझे उस पार्ट की लेनी है जो क्या हुआ है? कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, चलो आगे क्या है? कौन सा था? 2A डिवेंचर के लिए था। ऐसे किसके लिए? प्रेफरेंस के लिए। क्या है? ऐसे किसके लिए? रेफरेंस। 49 2E क्या है? रेफरेंस। 2AE 2AE किसका है? रेफरेंस। पक्का क्या? अरे बोलो नलायकों। नेक्स्ट क्या है? शेयर होल्डर के लिए क्या इंपैक्ट करता है जब डीमर्जर होता है? तो शेयर होल्डर के साथ क्या होता है? देखो, जैसे अमेलगमेशन होता है तो क्या होता है? शेयर होल्डर को क्या मिल जाता है? बी लिमिटेड के शेयर। अगर ए लिमिटेड किसमें अमेलगमेट हो जाती है? बी लिमिटेड में। तो शेयर होल्डर को क्या मिल जाता है? बी लिमिटेड के शेयर की कॉस्ट क्या होती है? जो जितने में उसने ए वाले की। तो अब डिमर्जर में क्या होता है? सुनना,
ये है कौन, ए लिमिटेड। इसके पास प्लांट था 1000 का, स्टॉक था 500 का, कैश थी 500। इधर क्रेडिटर्स कितने के थे, 400, और कैपिटल कितने की थी, कितना, 1600। अब इसमें से कुछ चीज़ें किस में गई, मैं ए लिमिटेड का शेयर मैंने कितने में खरीदा था, 140 रुपये में। मैंने ए लिमिटेड का शेयर कितने में खरीदा था। अब इसमें से कुछ चीज़ें यहाँ आ गई। मान लो कि ये सारी नेट एसेट कितने की है, 1600 की है ना। ये सारी नेट एसेट कितने की है, 1600। तो 1600 में से यहाँ नेट एसेट कितने की आ गई, 400। कितने की नेट एसेट आ गई, 400। तो अब बताओ मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो ये शेयर है ए लिमिटेड का, इसका क्या होगा। क्या मेरा ए लिमिटेड का शेयर खत्म हो गया और बी लिमिटेड का शेयर बन गया, या ए का भी रह गया और बी का भी रह गया। ए बंद हो गया, बी में मिल गया, या ए स्टिल कंटिन्यूइंग। तो ए स्टिल कंटिन्यूइंग, तो क्या होगा, मेरे पास शेयर ए का भी पड़ा ही है और बी का शेयर आ जाएगा। बी का शेयर कंपनी मुझे दे देगी, ठीक है। तो ए का शेयर का मार्केट प्राइस क्या होगा बताओ, डाउन होगा या अप होगा, डाउन होगा या अप होगा। क्यों डाउन होगा, क्योंकि ए लिमिटेड की एसेट्स क्या हो रही है, कम। आज मैं जिस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, उस कंपनी की एसेट्स कम हो जाए तो क्या होगा, शेयर का प्राइस क्या होगा, कम होगा। क्योंकि कोई रेलेवेंस हुआ, बोलो क्या होगा। तुम पकड़ के बैठ जाओ इस बात, इधर देखना, छो आ नहीं रहा है ना, काले वाला साइड में बैठा है, तुम दिख नहीं रहा बच्चों। अब सुन, ए लिमिटेड का शेयर क्या हो गया, बोलो। ए लिमिटेड का शेयर क्या हो गया बताओ, क्यों कम होगा, क्योंकि उसकी एसेट्स क्या हो गई, कम। तो अब अगर ए लिमिटेड के शेयर का प्राइस कम होगा तो लोग तो क्या करेंगे भाई, इन दोनों का मिलकर तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 140। क्योंकि दोनों शेयर में मुझे होल्डिंग तो मिलेगी दोनों कंपनी में उतने उतने। थ्योरेटिकल बात करूँ तो इन दोनों का मार्केट प्राइस क्या होगा, 140। अब लोग इस शेयर को बेच के लॉस बना लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर इसकी कॉस्ट 140 है, इसकी कॉस्ट क्या होगी, नील। मेरे पॉइंट से सोचो, ये तो 140 का है और ये तो डिमर्जर की वजह से आया, और इसका प्राइस कम हो गया तो लोग इसको बेच कर क्या बना देंगे, लॉस। उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, 140 की कॉस्ट इसकी और इसकी दोनों की मिलाकर होगी, इन दोनों में क्या कर देंगे, बांट देंगे। इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी बी लिमिटेड वाले शेयर की, ये, ठीक है। क्योंकि इसके पास नेट एसेट कितने की आई, कितने में से, 1600 में से, और उधर कितने की है, ये तो किसकी कॉस्ट हो जाएगी, बी की, और ए की कॉस्ट कितनी रह जाएगी, 140 माइनस ये कितना आ गया, 35 क्या, 35, 105। इसकी कॉस्ट कितनी रहेगी, 105, पक्का 105। बताओ, शेयर्स इन रिजल्टिंग कंपनी। रिजल्टिंग कंपनी का मतलब क्या है, डी वाली। उसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी, कौन से सेक्शन में लिखा है, 2C में। किसमें लिखा हुआ है, 2C में। कॉस्ट क्या मानी जाएगी, अमाउंट विच बेयर्स टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हेल्ड बाय द एसएससी इन डिमर्ज कंपनी। डिमर्ज का मतलब ए लिमिटेड। ए लिमिटेड के शेयर की कॉस्ट को क्या करना होता है, प्रोपोर्शनेट, द सेम प्रोपोर्शन एज द नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड बेयर्स टू द नेट वर्थ होगा। तो ऊपर क्या आएगा, नेट बुक वैल्यू मतलब 400, और डिवाइड में क्या आएगा, नेटवर्थ। नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर डिवाइड बाय नेटवर्थ, ठीक है। और बची हुई कंपनी और ओरिजिनल शेयर जो डिमर्ज में बच गया उसकी वैल्यू कैसे आएगी, 140 माइनस रिड्यूस क्या कर दो, अमाउंट अराइव्ड इन 2C 35। तो अब देखो, जब आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। ये क्या है, इंग्लिश कन्वर्जन और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, लेकिन अब ये इंग्लिश में लिखा है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। लिखा यही बात हुई है, ठीक है। और आप इसको रखने मत बैठ जाने कि ऐसे ऐसे करना, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, आप लोग नोट लिखने अपनी भाषा में लिखना है, ठीक है। पक्का क्या, और नेटवर्थ का मतलब क्या है, कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व। मैं तो इधर सिर्फ क्या ली थी, कैपिटल प्लस क्या लेना था, जनरल रिजर्व, जो मेरे एग्जाम्पल में था ही, ठीक है। चलो आगे,
ये हमने कल ही कर लिया। 56 to 10 लग जाए तो कॉस्ट क्या ले जाती है, फेयर वैल्यू। कल किया था ना गिफ्ट में आई सेट पर अगर ऑलरेडी क्या लग जाए 56 to 10, याद है क्या? पार्टीशन पर अगर एचएफ में पार्टीशन हो जाए तो भी उसको क्या नहीं मानते, ट्रांसफर नहीं मानते। ए लिमिटेड क्या एक एचएफ था, उसका क्या होगा पार्टीशन, और मेंबर्स में क्या बन गए एसेट, तो वो एक तरह से क्या हो गया फैमिली से क्या आ गया गिफ्ट। कॉस्ट किसकी ली जाएगी, एचएफ। मैं एक एचएफ का मेंबर था, मुझे उन्होंने क्या कर दिया, बेदखल कर दिया और वहाँ पर मुझे एक घर देकर अलग कर दिया, तो घर की कॉस्ट क्या मानी जाएगी मेरे लिए, एचएफ की कॉस्ट एज पर सेक्शन 49। एचएफ के लिए मेंबर को देना क्या नहीं माना जाएगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, और मेरे लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग किसका भी लिया जाएगा, एचएफ का। ये कौन बताएगा, 242। गिफ्ट विल हमने कर ही लिया था, याद है ना, इसको उड़ा दो। गिफ्ट और विल करा दिया था ना आपको। इररिवोकेबल ट्रस्ट का मतलब क्या है, मैं दे रहा हूँ ट्रस्ट को, मुझे देना किसका है, कालिया को, लेकिन कालिया पे क्या है भरोसा नहीं है, तो मैंने किसको दे दिया, मतलब समझ लो कि मैंने किसको दे दिया, ये इसको मैं प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, मेरा इसके साथ स्नेह है, ठीक है, लेकिन ये दारू पीता है, तो मेरे को पता है कि ये बेच के खा जाएगा, तो मैंने एक ट्रस्ट बनाया और उसमें डाल दिया कि आप इसकी ज़रूरतें पूरी कर देना, लेकिन प्रॉपर्टी इसका नाम नहीं, समझ लो कि ये मेरा बेटा है, और क्या है, ये क्या लगाता है पैक, ठीक है, क्या ये बाकी नहीं समझाए हुए थे, तो ये बाकी समझाए हुए नहीं। अब सुनो, इररिवोकेबल ट्रस्ट का मतलब क्या है कि मैं सामने वाले को क्या कह रहा हूँ, वापस कभी नहीं लूँगा, ठीक है, छोड़ो बाकी बस सब बातें, बस मैं वापस नहीं लूँगा, तो इसका मतलब क्या है, मेरे लिए ये ट्रांसफर नहीं है, गिफ्ट जैसी सी बात है, ठीक है। अब छोड़ रहे हैं, नहीं है। अब ये 2 पॉइंट और छोड़े थे, कौन से, एनी ट्रांसफर मेड आउटसाइड इंडिया ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑफ इंडियन कंपनी इशूड बाय आउटसाइड इंडिया। तो 2 चीजें हैं, देखो, एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है और एक है रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। अगर कौन ट्रांसफर करता रहे, एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर करता रहे, ठीक है। ये ए नॉन रेजिडेंट है, इसने बी नॉन रेजिडेंट को क्या ट्रांसफर कर दिया, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। तो पहले तो बताओ, इन नॉन रेजिडेंट्स पर टैक्स लगेगा, यस। इंडियन कंपनी के शेयर्स अगर ट्रांसफर होते हैं तो क्या माना जाएगा कि इनकम कहाँ एक्रू हुई है, इंडिया में। अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, मतलब इंडियन कंपनीज की शेयर्स में सिक्योरिटीज, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड हो, चाहे कुछ भी हो, अगर उनकी कंपनी कौन सी है, इंडियन है, तो वो इनकम हमेशा कहाँ एक्रू हुई मानी जाती है, इंडिया में। और इंडिया में एक्रू होगी तो सब पर क्या देना पड़ता है, टैक्स, ठीक है, पक्का। तो अब मुझे ये बताओ कि इस पर टैक्स तो लगना चाहिए, लेकिन हम टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन शर्त क्या है, सामने वाला भी क्या होना चाहिए। और रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इंडिया कंपनी बाहर शेयर इशू करती है और क्या बोलती है, डिवेंचर इशू करती है, मतलब डेट बॉन्ड्स इशू करती है, और क्या बोलती है, 1000 रुपये का बॉन्ड है, आप हमें 1000 रुपये के बराबर क्या दे दो, फॉरेन एक्सचेंज दे दो, और वापस हम तुम्हें क्या दे देंगे, 1000 रुपये के बराबर ही क्या देंगे, फॉरेन एक्सचेंज। हम ऐसे देखो, पुराने समय में जब भारत इतना आगे नहीं था तो क्या होता था, $100 का बॉन्ड इशू किया तो इंडियन कंपनी को वापस क्या चुकाने पड़ते थे, $100। तो अब $100 यहाँ मान लो $1 50 का था, तो इंडियन कंपनी के पास आए कितने, 5000, और वापस गए कितने, 51 का हो गया, तो देने कितने पड़े, 5100। तो ये 100 रुपये का लॉस किस पर आ गया, इंडिया वालों पर आ गया। अब रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड का मतलब क्या है, हम तुमसे क्या लेंगे, 1000 रुपये के इक्वलेंट डिवेंचर लेंगे, डॉलर लेंगे, और वापस भी क्या देंगे, 1000 रुपये के इक्वलेंट, हमारा वापस 1000 जाएगा। तुम्हारे ऊपर आ गया एक्सचेंज लॉस, उसको क्या बोलते हैं, रूपी डिनोमिनेटेड। ये डॉलर डिनोमिनेटेड नहीं है, ये क्या है, रूपी डिनोमिनेटेड, ठीक है। बहुत प्रमोट किया गवर्नमेंट ने इसको, इन बॉन्ड्स, इनको मसाला बॉन्ड बोला जाता है प्रैक्टिकल भाषा में। कहाँ गया,
समझ गए क्या? लेकिन शर्त क्या है, नॉन रेजिडेंट किसको ट्रांसफर करेगा? नॉन रेजिडेंट को। नॉन रेजिडेंट क्या होता है हम बाद में देख लेंगे। हाँ बच्चों, हेलो बच्चों, अब आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे 54 वाली एग्जामिशंस की वीडियो। ठीक है, बाय बाय।